डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा चर्चा का विषय रहेगा सूर्य प्रकाश या सौर विकिरण का वितरण क्या है और लैटिट्यूडनल हीट बैलेंस क्या है। इस बारे में अब पढ़ेंगे हम, और वही हम स्क्रीन को शेयर करते हैं ताकि आप विद्यार्थियों को जो हम पढ़ा रहे हैं वो पीपीटी के माध्यम से अच्छी तरह आपको समझ में आ जाए। विद्यार्थी जितने भी लेक्चर तैयार होते हैं, जो भी आपको लिंक भेजे जाते हैं, वो लेक्चर बार बार में देखें, अपने नोट्स तैयार करें। और अब विद्यार्थियों के पास ये कोई बहाना नहीं होना चाहिए कि मेरा जो लिंक है वो ब्लिंक हो गया था, लिंक की समस्या है, और नेट की प्रॉब्लम रहती है। तो इस प्रकार अब जब भी आपका नेट चलता हो उस समय आप इन लेक्चर्स को सुनें। विद्यार्थियों, जैसा कि मैंने अभी बताया था, आज पढ़ाया जाएगा सौर विकिरण का वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सोलर रेडिएशन। सौर विकिरण का वितरण, स्पेलिंग ये गलत है थोड़ी सी, इसको करेक्ट कर लें विद्यार्थी। दूसरा टॉपिक रहेगा लैटिट्यूडनल हीट बैलेंस, अक्षांशीय उष्मा संतुलन। दो बिंदुओं पर चर्चा। पहला बिंदु सौर विकिरण का वितरण, दूसरा अक्षांशीय उष्मा बजट या अक्षांशीय उष्मा संतुलन कहिए बजट की बजाय। विद्यार्थियों, अगर ये प्रश्न आता है, प्रश्न क्या आएगा एग्जाम में? प्रश्न ये आ सकता है, सूर्यताप किसे कहते हैं? सूर्यताप के वितरण का वर्णन करते हुए अक्षांशीय उष्मा संतुलन का वर्णन करो। या प्रश्न इस ढंग से भी आ सकता है, सौर विकिरण के वितरण का वर्णन करते हुए अक्षांशीय उष्मा संतुलन पर प्रकाश डालिए। प्रश्न चाहे किसी भी ढंग से आए, सबसे पहले आपको सौर विकिरण की परिभाषा देनी है। और सौर विकिरण की परिभाषा मैं कई बार समझा चुका हूं, आज फिर मैं दोबारा इसको बोल देता हूं। सूर्य से विद्युत चुंबकीय ऊर्जा तरंगों के रूप में निकलती है। कुछ छोटी तरंगे हैं, कुछ बड़ी तरंगे हैं, और ये तरंगे 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से गति करती हुई धरती पर पहुंच रही हैं। और ये जो किरणें धरती पर पहुंच रही हैं, इसे ही हम सौर विकिरण कहते हैं। विद्यार्थियों, सौर विकिरण के बारे में कुछ मुख्य बिंदु, कुछ हाइलाइट्स हैं जो यहां मैं बताऊंगा। हाइलाइट्स रिगार्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन। किसका डिस्ट्रीब्यूशन? सोलर रेडिएशन का डिस्ट्रीब्यूशन। हाइलाइट्स हैं कुछ बिंदु हैं जो हम हाईलाइट कर रहे हैं सौर विकिरण के वितरण के संदर्भ में। पहला तो बिंदु यह है कि आमतौर पर जो सौर विकिरण, जो जो हम भूमध्य रेखा है, ये आपकी भूमध्य रेखा से उत्तर में जाएंगे पोल की तरफ या दक्षिण में जाएंगे पोल की तरफ, ये धीरे धीरे घटती जाएगी। ये तीर का निशान देखिए, इधर भी तीर का निशान देखिए, और ये डायग्राम देखा कर अच्छी तरह। ये बीच में इक्वेटर दिखाई गई है और ये तीर के निशान के साथ लिखा है ग्रेजुअली डिक्रीजेस। डायग्राम पढ़ना सीख लें, बहुत आसान रहेगा। और यानी इसमें हम ये बता रहे हैं कि जो जो हम भूमध्य रेखा से उत्तरी गोलार्ध की तरफ या दक्षिणी गोलार्ध की तरफ जाते हैं, तो धीरे धीरे सूर्यताप की जो प्राप्ति है वो कम होती जाती है। भूमध्य रेखा के उत्तर में सहारा मरुस्थल है, वहां सर्वाधिक सूर्यताप प्राप्त होता है। ये दिखाया गया है ये शेडेड पोर्शन द्वारा। वहां पर 220 किलो कैलोरी एनर्जी प्राप्त होती है और ये घटकर 70 किलो कैलोरी रह जाती है। और ये जो आंकड़ा है 1 वर्ष का है।
यानी इससे स्पष्ट है कि धीरे धीरे जो जो हम उत्तर में जाएंगे या दक्षिण में जाएंगे, सूर्यताप की मात्रा घटती जाएगी। इसमें लिखा भी है, जनरली अमाउंट ऑफ सोलर रेडिएशन रिसीव्ड डिक्रीजेस फ्रॉम इक्वेटर टू पोल, इट इज 2 to 0 किलो कैलोरी पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर ईयर in Sahara Desert, while it is 70 किलो पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर ईयर एट पोल्स। भाई सीधी सी बात ये है कि ये जो 220 का संख्या बताई है यहाँ, ये 70 की जो संख्या बताई है, ये कितने हिस्से में प्राप्त होती है? 1 वर्ग सेंटीमीटर में। 1 वर्ग सेंटीमीटर समझते हो ना? 1 सेंटीमीटर लंबाई, 1 सेंटीमीटर चौड़ाई लेकर यदि हम वर्ग बनाएं तो इस वर्ग में हमें एक वर्ष में 220 किलो कैलोरी एनर्जी प्राप्त होगी, या 220 किलो कैलोरी सोलर रेडिएशन मिलेगी। ये सहारा मरुस्थल में जो कि सर्वाधिक है, और न्यूनतम पोल्स पर है, ये 70 किलो कैलोरी जो सोलर रेडिएशन हमें मिलती है। यानी सीधी सी बात, भूमध्य रेखा से उत्तर में जो जाते हैं या भूमध्य रेखा से दक्षिण में जो जाते हैं पोल की तरफ, सूर्यताप की मात्रा घटती जाती है। सर्वाधिक 220 किलो कैलोरी सहारा मरुस्थल में, और न्यूनतम पोल्स पर ये 700 है। दूसरा इसका मुख्य बिंदु है उच्च अक्षांशों में। देखो उच्च अक्षांश दिखाई गई है यहाँ डायग्राम, मैंने बार बार में कहा है डायग्राम को पढ़ना सीखिए। ये भूमध्य रेखा है, ये यहाँ लिखा है लैंड, ये लिखा है, ये जो नीले कलर से दिखाए हैं ब्रोकन लाइन, ये ओशंस है या समुद्र है, और ये फिर लैंड है, और ये 60 डिग्री की उत्तरी अक्षांश रेखा है। दूसरा बिंदु ये है, किसके संदर्भ में हम चर्चा करें? हम चर्चा करें सौर विकिरण के वितरण के संदर्भ में। तो सौर विकिरण के वितरण के संदर्भ में दूसरा बिंदु ये है कि उच्च अक्षांशों में, अब डायग्राम में क्लियर है, उच्च अक्षांश है 60 डिग्री नॉर्थ उच्च अक्षांश है। उच्च अक्षांशों में जो लैंड्स हैं, ये लैंड है, ये लैंड है, और ये ओशंस है। समुद्रों में कम सूर्यताप प्राप्त होता है, और जो भूमि है उस पर जो लैंड मास है, जो स्थल भाग है, उन पर अधिक सूर्यताप प्राप्त होता है। क्यों? उच्च अक्षांशों की बात कह रहा हूं मैं, ध्यान रखें, क्योंकि उच्च अक्षांशों में समुद्रों पर बादल छाए रहते हैं, और जब बादल छाए रहेंगे वो क्या करेंगे? जो सोलर रेडिएशन आएगी उसको रिफ्लेक्ट कर देंगे, या कुछ सोलर रेडिएशन एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो परिणाम स्वरूप उच्च अक्षांशों में समुद्रों पर कम सूर्यताप प्राप्त होता है, जबकि स्थल भागों में बादल कम छाए रहते हैं, अतः यहां पर अधिक सूर्यताप प्राप्त होता है। दूसरा बिंदु ये था। तीसरा बिंदु सूर्यताप के वितरण के संदर्भ में ये है कि जो आपके ईस्टर्न और वेस्टर्न पोर्शन है ना कॉन्टिनेंट्स के, ये कॉन्टिनेंट उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है, और ये अफ्रीका महाद्वीप है। ये इसका पूर्वी तट है, ये पश्चिमी तट, पूर्वी तट, पश्चिमी तट, पूर्वी तट और पश्चिमी तट। यहां पर चर्चा का बिंदु ये है कि यदि हम सौर विकिरण के वितरण की बात करें, जो पूर्वी भाग हैं, ये जो पूर्वी भाग है महाद्वीपों के, ये पूर्वी भाग है, यहाँ पर ये पूर्वी भाग है, ये यहाँ पर ये पूर्वी भाग है। पूर्वी भागों में कम सूर्यताप प्राप्त होता है, पश्चिमी भागों में अधिक सूर्यताप प्राप्त होता है। यहाँ अधिक सूर्यताप प्राप्त होगा, पूर्वी भागों में कम सूर्यताप प्राप्त क्यों होता है? इसके पीछे कारण ये है कि विशेषकर ये बात हो रही है ट्रॉपिकल रीजन की, इक्वेटोरियल रीजन की, भूमध्य रेखीय प्रदेश की। यानी तीसरा बिंदु यह है कि भूमध्य रेखीय प्रदेश में जो पूर्वी तट हैं या पूर्वी क्षेत्र हैं महाद्वीपों के, वहां पर कम सूर्यताप प्राप्त होता है, और जो पश्चिमी भाग हैं वहां पर अधिक सूर्यताप प्राप्त होता है। और दोबारा फिर मैं कहूंगा, ये किसके संदर्भ में बता रहा हूं मैं? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के संदर्भ में, भूमध्य रेखीय क्षेत्र के संदर्भ में बता रहा हूं। कम सूर्यताप प्राप्त क्यों होता है पूर्वी क्षेत्र में? यहां पर कम सूर्यताप प्राप्त क्यों होगा? यहां पर कम सूर्यताप प्राप्त क्यों होगा? क्योंकि पूर्वी क्षेत्रों में बादल छाए रहते हैं। यहां पर ये बादल छाए रहेंगे, यहां पर बादल छाए रहेंगे, यहां पर बादल छाए रहेंगे। क्यों बादल छाए रहते हैं? और यहाँ वर्षा भी ज्यादा होती है। क्यों बादल छाए रहते हैं? क्योंकि इस क्षेत्र में
व्यापारिक पवनें चलती हैं और व्यापारिक पवनें पूर्व से पश्चिम की ओर चलती हैं और ये व्यापारिक पवनें पूर्वी तटीय प्रदेश में वर्षा करती हैं। पूर्वी तटीय प्रदेश में इन व्यापारिक पवनों के कारण बादल छाए रहते हैं। जब बादल छाए रहेंगे पूर्वी तटीय प्रदेशों में तो स्वाभाविक है कि सूर्यताप कम प्राप्त होगा और पश्चिमी भागों में जब ये पवनें जाती हैं इनके पास नमी नहीं होती क्योंकि सारा का सारा पानी यहाँ ये डाल चुकी होती हैं, तो बादल भी नहीं छाते, यहाँ बादल कम छाएंगे पश्चिमी तटीय भागों में, तो वहां पर अधिक सूर्यताप प्राप्त होगा। तो तीसरा बिंदु सूर्यताप के वितरण के संदर्भ में ये था। इसमें यही लिखा है ईस्टर्न पोर्शन लेस रेडिएशन, कारण लिखा है मोर क्लाउड्स, वेस्टर्न पोर्शन मोर रेडिएशन, कारण लिखा है लेस क्लाउड्स, रीजन ऑफ क्लाउड्स, इम्पैक्ट ऑफ ट्रेड विंड्स, यानी जो मैंने व्यापारिक पवनों के बारे में बताया उनके इम्पैक्ट के कारण यहाँ पर पूर्वी क्षेत्रों में कम सूर्यताप की प्राप्ति होती है। और यहाँ ये दिखाया गया है, मैं बताना भूल गया था, ये कांगो का बेसिन है, ये अमेजन बेसिन है। कांगो के बेसिन में सदा बादल छाए रहते हैं, काफी लंबे टाइम बादल छाए रहते हैं। अमेजन बेसिन में भी बादल छाए रहते हैं, तो कांगो बेसिन और अमेजन बेसिन में कम सूर्यताप प्राप्त होता है। कारण क्या है? यहाँ पर बादल छाए रहने के कारण सूर्य की जो विकिरण है वो वापस लौट जाती है, बादलों द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाती है। नेक्स्ट जो आप बिंदु है, जो डेजर्ट्स हैं जहां पर आमतौर पर बादल नामात्र के होते हैं, बहुत कम बादल छाते हैं, वहां पर सर्वाधिक सूर्यताप हमें प्राप्त होता है। अब सबसे ज्यादा सूर्यताप हमें प्राप्त होता है सहारा डेजर्ट में। यहाँ पर 220 किलो कैलोरी सूर्य ताप प्राप्त होता है प्रति वर्ग सेंटीमीटर प्रति वर्ष। अभी पीछे आंकड़ा ये आया था। अन्य जो डेजर्ट्स हैं, कैलिफोर्निया और एरिजोना का मरुस्थल है, वहां पर भी बादल नहीं छाए होते तो अधिक सूर्यताप प्राप्त होता है। इसी प्रकार चाहे आपका अटाकामा मरुस्थल हो, चाहे कालाहारी मरुस्थल हो और चाहे आपका ऑस्ट्रेलिया का मरुस्थल हो, वहां पर सूर्यताप अधिक प्राप्त होता है, कारण यहाँ पर बादल नहीं होते इन मरुस्थलों में। ये गर्म मरुस्थल हैं और उष्ण प्रदेशों के आसपास के मरुस्थल हैं ये। इसमें यही आगे डिटेल लिखा गया है, आप इसको पढ़ सकते हैं, मैंने बोल दिया है ये डिटेल जो इसमें नीचे लिखा है। अब वितरण के बारे में यदि हम बात करें, इसमें इस टेबल में क्लियर हो जाता है 0 डिग्री लैटिट्यूड पर गर्मियों में और सर्दियों में कितनी सूर्यताप प्राप्त होता है। प्रति मंथ है ये, एवरेज पर मंथ, औसतन प्रति मंथ में है ये। और 900 क्या है? 900 नीचे लिखा है ग्राम कैलोरी प्रति वर्ग सेंटीमीटर, ग्राम कैलोरी प्रति वर्ग सेंटीमीटर, यानी 0 डिग्री अक्षांश रेखा पर 0 डिग्री लैटिट्यूड पर गर्मी और सर्दियों में बराबर सूर्यताप प्राप्त होता है। 20 डिग्री अक्षांश पर गर्मियों में 900, और यहाँ ये फिगर गलत है विद्यार्थियों, 600 कैलोरी है यहाँ, और गर्मियों में सर्दियों में 600 कैलोरी एनर्जी प्राप्त होती है। गलत है फिगर, ये ठीक कर लेना। 600 हो सकती है, 600 से ज्यादा भी हो सकती है, एग्जैक्ट मुझे ध्यान नहीं है, यानी 300 कम से कम नहीं है, ये ठीक कर लेना, अपना फिगर गलत फिगर है, ये ध्यान रखें, सॉरी फॉर दैट। 40 डिग्री अक्षांश पर गर्मियों में 950 कैलोरी एनर्जी और सर्दियों में 300 कैलोरी एनर्जी। 66.5 डिग्री अक्षांश पर गर्मियों में 1000 कैलोरी और सर्दियों में 0 कैलोरी एनर्जी प्राप्त होती है, क्योंकि यहाँ 24 घंटे का जो दिन होता है गर्मियों में और रात, गर्मियों में 24 घंटे का दिन और सर्दियों में बहुत सर्द यहाँ होता है, तो 0 कैलोरी एनर्जी प्राप्त होती है। 90 डिग्री अक्षांश जो ध्रुव हैं, 6 महीने जहाँ पर दिन होता है, 6 महीने की रात होती है, वहाँ पर जो गर्मियाँ हैं, गर्मियों में 1050 कैलोरी एनर्जी प्राप्त होती है। और ये 1050 कैलोरी बिल्कुल आरंभ में ही मैंने बताया था, ये है एवरेज पर मंथ, ये पर मंथ की फिगर है विद्यार्थियों।
और 1050 क्या है, ग्राम कैलोरी प्रति वर्ग सेंटीमीटर, यानी 1 वर्ग सेंटीमीटर पर 1 महीने में औसतन रूप से इतनी कैलोरी एनर्जी प्राप्त होती है। और सर्दियों में ये 0 है, क्योंकि सर्दियों में 6 महीने रात रहती है, सूर्य निकलता ही नहीं है। तो ये अक्षांश अनुसार वितरण सूर्यताप का यहाँ दिखाया गया है। आप सोचें कि ये डिफरेंस ऐसा क्यों है। आपको आंसर कहां से मिलेगा, आपको आंसर मिलेगा, मैंने पढ़ाया था, सूर्यताप को प्रभावित करने वाले कारक, उनमें उत्तर इनका मिलेगा। यू विल फाइंड आंसर इन द फैक्टर्स अफेक्टिंग सोलर रेडिएशन ऑफ अर्थ, यानी इसका उत्तर, इस टेबल का उत्तर, कहीं पर कम क्यों, कहीं पर ज्यादा क्यों, और किन्हीं महीनों में ज्यादा क्यों, किन्हीं महीनों में कम क्यों, इसका उत्तर मिलेगा आपको उन कारकों में जो मैंने पढ़ाए थे, सूर्यताप के वितरण को नियंत्रित करने वाले कारक, उनमें मिलेगा। अगला जो इसमें चर्चा का बिंदु है विद्यार्थियों, लैटिट्यूडनल हीट बैलेंस। लैटिट्यूड अक्षांश रेखा को कहते हैं, अक्षांशीय हीट उष्मा बैलेंस संतुलन, अक्षांशीय उष्मा संतुलन, अक्षांशीय उष्मा संतुलन क्या है ये, व्हाट इट इज, ये क्या है, मतलब अक्षांशीय उष्मा संतुलन क्या है। वास्तव में अक्षांशीय जो हमारे पास सोलर रेडिएशन आ रही है, ये आपके पास सोलर रेडिएशन आ रही है, ये जो सोलर रेडिएशन आ रही है, ये इसको मैं थोड़ा सा मैग्नीफाई कर देता हूँ, ज्यादा मैग्नीफाई करने से काम नहीं चलेगा। ये आपके पास जो ये धरती है, और मान लीजिए कोई भी लैटिट्यूड है, 60-70 कोई भी हो सकती है, ये कोई भी अक्षांश रेखा है, इस अक्षांश रेखा पर मान लीजिए 900 कैलोरी एनर्जी आई और 600 कैलोरी वापस चली गई, 900 कैलोरी आई, 600 कैलोरी वापस चली गई। तो इनकमिंग सोलर रेडिएशन, आने वाली सौर विकिरण तथा जाने वाली पार्थिव विकिरण, आउटगोइंग टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, जाने वाली पार्थिव विकिरण के बीच का जो बैलेंस है वो कहलाता है अक्षांशीय उष्मा संतुलन। अक्षांशीय क्यों कहते हैं, किसी एक अक्षांश की बात हो रही है, इस अक्षांश पर 900 कैलोरी एनर्जी हमें मिल रही है, 600 कैलोरी एनर्जी वापस जा रही है। कैसे वापस जा रही है, पार्थिव विकिरण के माध्यम से वापस जा रही है। तो आने वाली सौर विकिरण तथा जाने वाली पार्थिव विकिरण के बीच का संतुलन या बीच का अंतर संतुलन कहलाता है, अक्षांशीय उष्मा संतुलन कहलाता है। दोबारा फिर सुन लीजिए, आने वाली सौर विकिरण तथा जाने वाली पार्थिव विकिरण के बीच का जो अंतर है वो कहलाता है उष्मा संतुलन, अक्षांशीय उष्मा संतुलन। अक्षांशीय इसको क्यों कहते हैं, किसी एक अक्षांश पर लिया गया है। विद्यार्थियों, जो अक्षांशीय उष्मा संतुलन को 2 वर्गों में बांट सकते हैं। कुछ क्षेत्र ऐसे हो सकते हैं जो एनर्जी सरप्लस के क्षेत्र होंगे। अब यहां एक प्रश्न आता है कि उष्मा आधिक्य क्या है। यहां हमने क्या पढ़ा, अक्षांशीय उष्मा संतुलन क्या है, इसमें बता बैलेंस बिटवीन इनकमिंग सोलर रेडिएशन एंड आउटगोइंग टेरेस्ट्रियल रेडिएशन ऑन लैटिट्यूड। ये बैलेंस है आने वाली और जाने वाली के बीच का। एक इसी से संबंधित जुड़ा हुआ तथ्य है एनर्जी सरप्लस क्या है, उष्मा आधिक्य क्या है। उष्मा आधिक्य क्या है, जब अधिक मात्रा में हमें सौर विकिरण प्राप्त होता है और कम मात्रा में सौर विकिरण धरती से वापस जाता है। इनकमिंग है 800 यूनिट, आ रहा है सौर विकिरण 800 यूनिट, और जा कितना रहा है 650 यूनिट। धरती पर 800 यूनिट आ गया, चला गया 650 यूनिट, यानी धरती पर बचा कितना रह गया 150 यूनिट, यानी सरप्लस, एनर्जी सरप्लस हुई। आने वाली एनर्जी ज्यादा है, जाने वाली एनर्जी कम है, तो ये हुई एनर्जी सरप्लस या उष्मा आधिक्य। यानी सीधी सी बात है भाई, कहीं पर अधिक उष्मा प्राप्त हो और कम उष्मा वहां से जाए, वो उष्मा आधिक्य की स्थिति होगी। यानी उष्माधिक्य के क्षेत्र कौन से होते हैं, जहां पर
आने वाली उष्मा अधिक और जाने वाली उष्मा कम हो। आने वाली कौन सी होती है? सौर विकिरण। जाने वाली कौन सी होती है? पार्थिव विकिरण। यानी सौर विकिरण ज्यादा आए, पार्थिव विकिरण कम जाए, तो वो उष्मा आधिक्य के क्षेत्र कहलाते हैं। दूसरा है डेफिसिट एनर्जी जोन, उष्मा हानि के कटिबंध। उष्मा हानि के कटिबंध कौन से हैं? यहां उष्मा की हानि हो रही है, क्लियर लीजिए। डेफिसिट एनर्जी जोन यानी एनर्जी आ कम रही है। जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन है 600 यूनिट है, और जा कितनी रही है? 900 यूनिट जा रही है। यहां लिखा भी है इनकमिंग। इनकमिंग यानी जो सौर विकिरण आ रही है वो 600 इकाइयां हैं, और जो जा रही है कौन सी जा रही है? पार्थिव विकिरण जो जा रही है वो 900 इकाइयां हैं। तो यहां पर आई कम, गई ज्यादा, तो धरती को क्या हुआ? घाटा हुआ। किसका घाटा हुआ? उष्मा का घाटा हुआ। तो ये इसलिए इन क्षेत्रों को उष्मा हानि कटिबंध कहते हैं। यानी उष्मा हानि कटिबंध, सीधी सी बात है, वे कटिबंध कहलाते हैं, वे क्षेत्र कहलाते हैं जहां कम सौर विकिरण प्राप्त हो तथा जहां से अधिक पार्थिव विकिरण जाए, तो वहां पर उष्मा की हानि होगी। अब आप ये सोचेंगे कि जी ऐसे कैसे संभव है कि 600 इकाइयां आती रहें और जाने वाली 900 इकाइयां हों, और बाकी कहां से आएगी सर? और यहां भी आप सोच सकते हैं कि जी 800 यूनिट आ रही है, 650 यूनिट जा रही हैं, इसका तो मतलब है कि 150 यूनिट सरप्लस एनर्जी है, और 150 यूनिट वो पृथ्वी को गर्म और गर्म और गर्म और गर्म और गर्म किए जा रही है। तो वहां तो अब तक बहुत ज्यादा गर्मी हो जानी चाहिए थी, और यहाँ इसी प्रकार 600 यूनिट आ रही है, 900 यूनिट जा रही है, तो यहाँ तो पृथ्वी बहुत ठंडी हो जानी चाहिए थी। नहीं, ऐसा नहीं। क्यों? क्योंकि बैलेंस बना रहता है। कैसे बैलेंस बनता है? अब यहां अगर हम धरती की बात करें, संपूर्ण धरती की बात करें, ये मैं डायग्राम में बताता हूं। ये जो 38 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 38 डिग्री दक्षिण अक्षांश का के बीच का जो क्षेत्र है, ये एनर्जी सरप्लस का क्षेत्र है, उष्मा आधिक्य का क्षेत्र है। यहां अधिक उष्मा मिलती है, यानी आने वाली उष्मा इस जोन में ज्यादा है, इनकमिंग सोलर रेडिएशन ज्यादा है, और आउटगोइंग टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, जिसको कहिए पार्थिव विकिरण, कम है। यानी सौर विकिरण ज्यादा आता है, पार्थिव विकिरण कम जाता है, यानी सरप्लस एनर्जी बची रहती है। 38 डिग्री से परे पोल तक, इसी प्रकार दक्षिण में 38 डिग्री से परे दक्षिणी ध्रुव तक, ये जो जोन है वो एनर्जी डेफिसिट के जोन कहलाते हैं। यहाँ उष्मा हानि के क्षेत्र हैं, ये भी उष्मा हानि के क्षेत्र हैं। तो बैलेंस कैसे बना रहता है? जो सरप्लस के क्षेत्र हैं वहां से हीट का ट्रांसफर होता रहता है। हीट का ट्रांसफर कहां होगा? जहां उष्मा हानि के क्षेत्र है। यानी यहां से हीट का ट्रांसफर इस क्षेत्र में हो जाएगा, या यहां से हीट का ट्रांसफर इस क्षेत्र में हो जाएगा। ये तीर का निशान लगाया ना, यानी इस जोन से इस जोन में हीट का ट्रांसफर हो रहा है, इस जोन से इस जोन में हीट का ट्रांसफर हो रहा है। कैसे हो रहा है? आपकी जो पवनें चलती हैं, पवनें क्या करती हैं? यहां से हीट लेती हैं और यहां पर ले जाती हैं, यहां से हीट लेती हैं तो यहां पर ले जाती हैं। दूसरा, जो समुद्री धाराएं चलती हैं, वो समुद्री धाराएं भी, यहाँ का समुद्र ज्यादा गर्म है, यहाँ का समुद्र कम गर्म है, तो समुद्र का गर्म पानी यहाँ चला जाएगा, इस समुद्र का गर्म पानी इस ठंडे क्षेत्र में चला जाएगा। तो इस प्रकार यहाँ पर एक हीट बैलेंस बना रहेगा। यानी हीट बैलेंस कौन बना के रखती हैं? हीट बैलेंस बनाकर रखती हैं पवनें, हीट बैलेंस बनाकर रखती हैं आपकी समुद्री धाराएं। तो ये टॉपिक इतना ही था। यानी इस टॉपिक में हमने ये जाना कि सूर्यताप क्या होता है। सबसे पहले यही आपको परिभाषा देनी है, चाहे प्रश्न किसी ढंग से आए। इसमें मैंने डिटेल से इसलिए नहीं दी है क्योंकि मैं ऑलरेडी 2 बार इसको बता चुका हूं। इसके बाद मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करनी है, 5 पॉइंट हाईलाइट करने हैं सौर विकिरण है जो उसके वितरण के संदर्भ में। और इसके बाद हमें चर्चा करनी है अक्षांशीय उष्मा संतुलन के बारे में। तो विद्यार्थियों, फिर मैं कहूंगा, बार बार मैं कहूंगा, आपको चाहे अच्छा लगे या ना लगे, आप बार बार में इन लेक्चर को देखें और लाभ उठाएं।
और लॉकडाउन के पीरियड में पढ़ाई लोग ना करें और ये पढ़ाई आपकी नियमित चलती रहनी चाहिए। देन थैंक यू।